नमस्कार, मैं असीम श्रीवास्तव इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय अभ्यर्थियों, मैं लगातार 1857 के विद्रोह के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूं और इस क्रम में मेरा यह अगला वीडियो है। अब तक मैंने 1857 के विद्रोह पर जिन जिन बातों पर प्रकाश डाला है, उनमें 1857 के विद्रोह के लिए एक छोटी सी भूमिका, उसके बाद 1857 के विद्रोह के लिए बनाई गई योजना या रूपरेखा, फिर मैंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1857 के विद्रोह के लिए जो ज़रूरी कौन से ऐसे कारण थे जो 1857 के विद्रोह के लिए के प्रमुख कारण थे। इसके बाद मैंने 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र रहे हैं, जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता रहे, उनके बारे में प्रकाश डाला और उसके बाद मैंने अपने एक अगले वीडियो में 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों पर चर्चा किया। अब जो दो महत्वपूर्ण बातें शेष रह जाती हैं 1857 के विद्रोह को लेकर, वो ये है कि 1857 के विद्रोह का वास्तविक स्वरूप क्या था और 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा। इन दोनों दृष्टिकोण से यह विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि आज के समय में अधिकांश अच्छे स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जहां मुख्य परीक्षा में लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वहां ये सवाल आजकल पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह का वास्तविक स्वरूप क्या था। तो चलिए मित्रों, मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालते हैं कि आखिर 1857 के विद्रोह का वास्तविक स्वरूप क्या था। तो 1857 के विद्रोह के वास्तविक स्वरूप पर चर्चा करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि किन किन इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को महज एक सैनिक विद्रोह कहा है और किन किन इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। उसकी एक पूरी एक सूची है। जैसे जिन इतिहासकारों ने इसे महज एक सैनिक या सिपाही विद्रोह कहा है, उनमें शामिल हैं सैयद अहमद खान, स्टेनले, जॉन लॉरेंस, जॉन सीले, मेल्सन, आर.सी. मजुमदार और दुर्गादास बंदोपाध्याय। इन इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह माना है। अब मैं उन इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना है। उनमें सबसे पहले हैं विनायक दामोदर सावरकर, बेंजामिन डिज़रायली, के.एम. पणिक्कर, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, अशोक मेहता और कार्ल मार्क्स। इन इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना है। इसके बाद कुछ ऐसे विचारक, इतिहासकार या अंग्रेज सेनानायक रहे हैं जिन्होंने 1857 के विचार को लेकर, 1857 के विद्रोह को लेकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू यानी अपने विचार प्रकट किए हैं या महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं इस 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर। उनमें सबसे पहले टेलर और आउट्रम ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है, तो मेडले ने 1857 के विद्रोह को नस्लीय संघर्ष अर्थात अश्वेत और श्वेत संघर्ष भर माना है, जबकि L.E.R. रिज महोदय ने 1857 के विद्रोह को कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम माना है, तो T.R. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष माना है। जबकि आर.सी. मजुमदार का कथन काफ़ी, उनके विचार काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और उस पर कई बार सवाल भी आए हुए हैं। और आर.सी. मजुमदार का जो
विचार है 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर वो ये था, उन्होंने कहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस बार इस उनके इस विचार पर कई बार मुख्य परीक्षा में सवाल भी पूछे गए हैं कि इस कथन पर प्रकाश डालिए। इसके बाद एक और इतिहासकार एसएन सेन का मानना है कि 1857 का विद्रोह धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसका अंत हुआ। तो मार्क्सिस्ट जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका मानना है कि 1857 का विद्रोह विदेशी साम्राज्यवाद और देसी जमींदारों के खिलाफ किसानों और सैनिकों का संघर्ष था। तो इन सब बातों को याद रखिएगा, ये सारे स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा। और किन किन ने इसे सैनिक विद्रोह माना है, किस किस ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना है, क्योंकि ये सब प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाकी जो बाद में मैंने विचार पर मैंने बताया कि किन किन का विचार क्या है, उस पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न आते हैं। कल होकर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं, तो ये सारे स्टेटमेंट्स हिस्ट्री में सवाल में पूछे जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर में 1857 के विद्रोह का वास्तविक स्वरूप क्या था। तो सबसे पहले तो हम इस पर सूक्ष्म अवलोकन करेंगे कि क्या ये वास्तव में एक सैनिक विद्रोह ही था। तो हाँ, ये बात तो सही है कि इस विद्रोह का एक तात्कालिक कारण तो चर्बी वाला कारतूस था, और इसके विरुद्ध बिगुल फूंका था मंगल पांडे ने, जिसकी गूंज शीघ्र ही पहुंच गई मेरठ, और मेरठ के सैनिक अगले ही सुबह पहुंच जाते हैं दिल्ली अपने अधिकारियों की हत्या करने के पश्चात, और वहां मुगल सम्राट से नेतृत्व स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। मुगल सम्राट स्वीकार भी करते हैं नेतृत्व को, और फिर दिल्ली पर अधिकार भी कायम किया जाता है, खासकर उत्तरी दिल्ली के अधिकांश क्षेत्र पर। और दिल्ली जीत की खबर के पश्चात ही यह आंदोलन, चाहे कानपुर हो, झांसी हो, ग्वालियर हो, फैजाबाद हो या जगदीशपुर हो, इन क्षेत्रों में उसके बाद ही फैला। तो हाँ, ये तो सही है कि इस विद्रोह की शुरुआत सैनिकों के कारण हुई, लेकिन अगर ये सिर्फ सैनिक विद्रोह ही होता तब तो सभी सैनिकों को इस विद्रोह में शामिल होना चाहिए था। जबकि हम ये जानते हैं कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन सिर्फ यूरोपीय सैनिकों के बल पर नहीं किया, बल्कि इस विद्रोह के दमन में भारतीय सैनिकों ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। गोरखा सैनिकों के दम पर ही अंग्रेज अधिकारी लखनऊ पर दोबारा नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं, और भी अन्य जगहों पर उस ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक भी थे जिन्होंने विद्रोह के दमन में अपना योगदान दिया। इसलिए इस विद्रोह को सिर्फ सैनिक विद्रोह कहना सही प्रतीत नहीं होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं, क्या 1857 का विद्रोह एक सामंती विद्रोह था? तो ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि अगर ये सिर्फ सामंती विद्रोह होता तब तो देश में जितने भी रजवाड़े या सामंत थे उन सभी को इस विद्रोह में शामिल होना चाहिए था। लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ, चाहे अवध हो, चाहे जगदीशपुर हो, चाहे रोहेलखंड हो, या फिर झांसी हो या ग्वालियर हो, यहीं के नेताओं ने इस विद्रोह में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। जबकि जिंद हो या पटियाला हो या हैदराबाद हो या इंदौर हो या ग्वालियर हो, सिंधिया, चाहे हैदराबाद के निज़ाम हो, इन्होंने तो विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए इस 1857 के विद्रोह को केवल सामंती विद्रोह का स्वरूप देना
ये भी गलत है, तार्किक नहीं है। तो अब हम चर्चा करते हैं, क्या 1857 का विद्रोह सिर्फ एक किसान विद्रोह था? तो अनेक इतिहासकारों का ऐसा मत है कि अंग्रेज़ों की जो भू राजस्व की व्यवस्था थी, चाहे वो अस्थाई बंदोबस्त था या महलवाड़ी या रैयतवाड़ी, सबका एकमात्र उद्देश्य किसानों का शोषण करना था। किसानों को रैयतों की स्थिति से अपदस्थ करके उनको भूमिहीन मजदूरों और श्रमिकों की स्थिति में ला दिया गया था। वो कर्ज के कुचक्र में इस प्रकार फंसे थे कि उससे निकल नहीं पा रहे थे। इसलिए किसानों में गजब का असंतोष था और इसीलिए किसानों ने बड़े पैमाने पर इस विद्रोह में भाग लिया। हाँ, ये तो सही है कि किसान वर्ग का इस विद्रोह में बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन यह भी सत्य है कि सिर्फ किसानों ने ही इस आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं की, बल्कि समाज के अन्य वर्ग भी, चाहे अब वो भले मुट्ठी भर सामंत हों या रजवाड़े हों, उनकी भी भागीदारी थी और सैनिकों की भी भागीदारी थी, तथा समाज में अन्य जो वंचित और पीड़ित वर्ग था, उसने भी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया था। तो इस प्रकार से सिर्फ किसान आंदोलन कहना 1857 के विद्रोह को उसे सही नहीं होगा। तो क्या ये कहा जाए कि 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम का महज एक षड्यंत्र मात्र था? तो आइए इस बात पे भी हम अपना विचार रखते हैं। तो ये तो सही है कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम की एकता की सर्वोच्च एकता हासिल हुई थी। इसके बावजूद इसे हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र कहना या संघर्ष कहना उचित नहीं है, क्योंकि चाहे वो विद्रोही थे या फिर आंदोलन को दबाने वाले, दोनों तरफ हिंदू और मुस्लिम शामिल थे। हमने देखा है कि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हिंदू नेता भी थे, हिंदू सामंत भी थे, तो मुस्लिम सामंत और मुस्लिम नेताओं ने भी इसको नेतृत्व प्रदान किया। जबकि दूसरी ओर अंग्रेज़ों का साथ देने वालों में भी हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। इसीलिए इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहना या संघर्ष कहना भी गलत है। तो क्या यह आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था? तो 1857 के विद्रोह को अगर हम मुख्य परीक्षा में ये सवाल लिखते हैं तो हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम ये सिद्ध करें कि यह राष्ट्रीय आंदोलन के ही सबसे निकट था। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि क्या 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन था या उस जैसा कुछ था। तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक कुशल, एक योग्य या फिर एक सर्वाधिक जनता का विश्वास प्राप्त नेतृत्व, एक राष्ट्रीय नेतृत्व। ये पहली शर्त होती है। हाँ, ये सत्य है कि इस समय बहादुर शाह द्वितीय वयोवृद्ध हो चुके थे और वो इस विद्रोह को अपना कुशल और सक्रिय नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकते थे। लेकिन यह बात भी सत्य है कि उस समय तक मुगल सम्राट को अधिकांश भारतीय जनमानस का समर्थन, विश्वास और सम्मान हासिल था। उनके द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करना इस विद्रोह की एक राष्ट्रीय स्वीकारोक्ति थी। इसीलिए यह विद्रोह इस पैमाने पर लगभग खड़ा उतरता है। दूसरी बात, एक विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बनाने के लिए उस विद्रोह का प्रचार प्रसार और संवाद एक स्थान से दूसरे स्थान फैलाने के लिए प्रतीक की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि उस समय कमल और रोटी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
और जिस बर्बरता के साथ अंग्रेज इस विद्रोह का दमन कर रहे थे, उसमें कमल और रोटी को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि एक कूटनीति का परिचय था, बुद्धिमत्ता का परिचय था। इसलिए इस पैमाने पर भी 1857 का विद्रोह लगभग खड़ा उतरता है। तो किसी विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह प्रमाणित करने के लिए उसका स्वरूप भी राष्ट्रीय होना चाहिए। तो इतना तो हम जान चुके हैं कि 1857 का जो भौगोलिक विस्तार था वो प्रत्यक्ष रूप से कश्मीर से नर्मदा नदी तक और कलकत्ता से पेशावर तक था। इतने बड़े क्षेत्र पर तो 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इसके अलावा असम, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन इलाकों में भी चाहे वो आंशिक रूप से ही सही या सीमित रूप में ही सही प्रभाव जरूर था। यहाँ की जनता भी इस आंदोलन से परिचित थी। हाँ, ये बॉम्बे या मद्रास या कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सफल नहीं हुआ या वहाँ यह लोगों के बीच अनजान था, लेकिन यह भी तो गौर करना चाहिए कि 1857 का विद्रोह आज से लगभग 167 साल पहले हुआ, और 167 साल पहले आज के समान न तो तीव्र गति का संचार था और न ही तीव्र गति का परिवहन की सुविधा। और इसके बावजूद यदि इतने बड़े क्षेत्र पर आंदोलन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से था और अप्रत्यक्ष रूप से भी उसके बाहर था, तो ये एक असाधारण उपलब्धि थी। इसलिए कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह सीमित क्षेत्रों से आगे बढ़कर था। अगर इसको और अधिक सक्रियता मिलती तो वाकई में ये पूरे राष्ट्र पर फैल जाता। इसके बावजूद सीमित संसाधनों में और इतने अधिक दमन के बीच भी ये इतने दूर तक फैला, यह एक विशिष्ट उपलब्धि थी। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उद्देश्य का होना जरूरी है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो सभी प्रारंभ में अपने निजी हितों के प्रभावित होने के कारण ही शामिल हुए थे। चाहे किसी की जमींदारी छीनी जा रही हो, चाहे किसी के उत्तराधिकारी को योग्य नवाब या शासक का दर्जा न दिया जा रहा हो, चाहे किसी का पेंशन बंद कर दिया गया हो, ये सब तमाम निजी कारण थे जिसके कारण इस आंदोलन को लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन यह भी तो सत्य है कि इन सभी नेतृत्वकर्ताओं का शोषक एक ही था, और वो था अंग्रेज, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए इन सब का उद्देश्य तो एक ही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करना। इसीलिए उद्देश्य के स्तर पर भी 1857 का विद्रोह खड़ा उतरता है। अब बात आती है 1857 के विद्रोह के प्रभाव की बात, क्योंकि राष्ट्रीय विद्रोह अगर ये था तो निसंदेह इसका प्रभाव भी व्यापक होना चाहिए। तो इसके प्रभाव की महत्ता तो लॉर्ड कैनिंग के वक्तव्य से ही हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि यह विद्रोह कुछ और दिनों तक जारी रह जाता तो उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाता। यह 1857 के विद्रोह की व्यापकता और उसके असरदार होने का परिचायक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह को न तो सैनिक विद्रोह पूरी तरह से न तो सैनिक विद्रोह कह सकते, ना तो पूरी तरह से किसान विद्रोह कह सकते हैं, सामंतों का विद्रोह या संघर्ष तो इसको कह ही नहीं सकते, और हिंदुओं और मुस्लिमों का ये षड्यंत्र या संघर्ष था नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी हिंदू मुस्लिम इसमें शामिल नहीं थे। हाँ, इसमें एकता का जो प्रसाद प्राप्त हुआ वो आगे के जितने भी आंदोलन थे उसके लिए मिसाल की तरह काम किए।
और आगे के आंदोलन में यदि हिंदुओं और मुस्लिमों में एकता हुई तो हर बार इसका उदाहरण दिया गया कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं और मुस्लिमों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था और आज इसकी अनिवार्यता फिर से आ गई है। तभी तो आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी तमाम संघर्षों के बाद सफल हुआ। इसीलिए इसको महज एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र या संघर्ष भी नहीं कह सकते। तो आखिर निष्कर्ष में क्या कहा जा सकता है? तो निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह कुल मिलाकर राष्ट्रीय विद्रोह के पैमाने पर खड़ा उतरता है और यह सही मायने में प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इस प्रकार जब भी मुख्य परीक्षा में आए, आप 1857 के स्वरूप को लेकर प्रश्न आए, आप इसी प्रकार अपनी बातों को रखिएगा, लिखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे अंक ज़रूर आएंगे। अब मैं अपने 1857 से जुड़ा हुआ जो आखिरी मुद्दा है कि 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उस आखिरी वीडियो को लेकर मैं आपके पास जल्द ही आऊँगा, आपके समक्ष जल्द ही प्रकट होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।